नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा कार्यक्रम आधारित है विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग में प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा को पास करते हुए साक्षात्कार के लिए स्वयं को चयनित कर पाए हैं। आइए ऐसे अभ्यर्थी जो अंतिम रूप से तैयारी में लगे हुए हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने साक्षात्कार के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम किए हैं जो आप सभी के साथ आज हम साझा कर रहे हैं। साक्षात्कार किसी भी परीक्षा का अंतिम एवं महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें ना तो प्रारंभिक परीक्षा की तरह सही उत्तर के लिए विकल्प दिए जाते हैं और ना ही मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों की तरह अपनी सुविधा से प्रश्नों के चयन की सुविधा होती है। साक्षात्कार में आपको हर प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होता है। साथ ही आपके द्वारा किसी भी प्रश्न के लिए दिए गए उत्तर पर प्रति प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना रहती है, यानी जिसे काउंटर क्वेश्चन भी कहते हैं। आपके द्वारा दिए गए किसी भी गलत या हल्के उत्तर का निगेटिव मार्किंग जैसा ही प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। किसी भी उम्मीदवार के लिए साक्षात्कार के चरण की सबसे मुश्किल बात यह होती है कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के विपरीत इसके लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है। यही वजह है कि साक्षात्कार के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों का दायरा बहुत व्यापक होता है। सिविल सेवा परीक्षा में इंटरव्यू के लिए कुल 275 अंक निर्धारित है। सामान्य रूप से देखें तो मुख्य परीक्षा के अंकों अर्थात 1750 अंक की तुलना में इस चरण के लिए निर्धारित अंक कम अवश्य हैं, लेकिन अंतिम चयन एवं पद निर्धारण में इंटरव्यू के अंकों की विशेष भूमिका रहती है। यहीं पर अगर हम दूसरी ओर राज्य पीसीएस की बात करें तो राज्य पीसीएस में अलग अलग राज्य अपने स्तर से सिलेबस एवं अंकों को निर्धारित किए हुए हैं, लेकिन चूंकि हम इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के चरण की बात कर रहे हैं तो हमारे सामने कई ऐसे पहलू हैं जो निश्चित रूप से संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। मुख्य परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को सामान्यतः 1 महीने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वस्तुतः सामान्य मान्यता यह है कि इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, जिसमें आयोग द्वारा चयनित इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों द्वारा उम्मीदवारों से मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर भी उम्मीदवार के मौखिक रूप में ही देना होता है। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ राज्य लोक सेवा आयोगों में इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों ने उम्मीदवार से कुछ लिखने की भी अपेक्षा की। इंटरव्यू की प्रक्रिया अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार 1 से अधिक दिनों तक चलती है। मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम रूप से मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इस चरण में शामिल किए गए सभी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू समाप्त होने के सामान्यतः 1 सप्ताह पश्चात अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की जाती है। अब आइए समझते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी क्यों करें। मुख्य परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थियों को यह उम्मीद रहती है कि उन्हें इंटरव्यू देने का अवसर मिलेगा। उनमें से कुछ मुख्य परीक्षा के तुरंत बाद इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ मुख्य परीक्षा के परिणाम का इंतजार करते हैं और परीक्षा में सफल होने पर ही इंटरव्यू के बारे में सोचना शुरू करते हैं। हालांकि यह कहना तो ठीक नहीं होगा कि मुख्य परीक्षा परिणाम आने से पहले ही तैयारी शुरू करने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में अनिवार्यतः ज़्यादा अंक मिलते हैं, लेकिन इस बात की संभावना जरूर रहती है क्योंकि इंटरव्यू के अंक कई कारकों पर निर्भर होते हैं, जिनमें तैयारी एक महत्वपूर्ण कारक है। ऐसा हो सकता है कि बहुत कम तैयारी के बावजूद कोई उम्मीदवार काफ़ी अच्छे अंक हासिल कर ले, जबकि 3-4 महीने के तैयारी में जुटे रहने के बावजूद कोई उम्मीदवार अच्छे अंक हासिल न कर पाए। इस अंतराल की वजह यह है कि इंटरव्यू की तैयारी वस्तुतः जीवन के शुरुआती चरण से ही निरंतर चलती रहती है। जिन उम्मीदवारों को घर, स्कूल और कॉलेज में विविध अनुभव और अवसर हासिल हुए होते हैं, उनका व्यक्तित्व प्रायः ज़्यादा विकसित हो जाता है। ऐसे उम्मीदवार अगर बिना किसी तैयारी के भी इंटरव्यू देने चले जाए तो इस बात की पर्याप्त संभावना बनती है कि वे अच्छे अंक हासिल कर लेंगे। इंटरव्यू की तैयारी करने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता
कि उम्मीदवार को अच्छे अंक मिल ही जाएंगे और तैयारी नहीं करने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उसे खराब अंक ही मिलेंगे। फिर भी एक सामान्य बात यह है कि उम्मीदवार के व्यक्तित्व का विकास जिस भी स्तर पर हुआ है, अगर वह व्यवस्थित तैयारी करेगा तो अपने स्तर पर सामान्यतः मिलने वाले अंकों में कुछ अंकों का इजाफा तो कर ही लेगा। हमारा उद्देश्य उम्मीदवारों को यह समझाना है कि उन्हें बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को तो वैसे भी इंटरव्यू में औसतन कम अंक प्राप्त होते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से वैसा माहौल ही नहीं मिला होता है जिसमें इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों को पसंद आने वाला व्यक्तित्व अपने आप उभरता है। उनके लिए तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि मुख्य परीक्षा के तुरंत बाद इंटरव्यू की तैयारी में जुट जाए। ध्यान रहे कि अंतिम परिणाम में सिर्फ 1 अंक के अंतर से भी कई बार 10 रैंक तक का फर्क पड़ जाता है। इसलिए अगर अभी की मेहनत से 20 से 25 या अधिक अंकों का इजाफा किया जा सकता है तो इस अवसर को छोड़ना मूर्खता ही होगी। अतः श्रेयस्कर यही होगा कि आप अनुकूल समय प्रबंधन द्वारा सही दिशा में तैयारी आरंभ कर दें। अब प्रश्न उठता है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। उम्मीदवारों को यह सवाल बार बार परेशान करता है कि इतनी कठिन परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, क्या पढ़ा जाए और क्या नहीं। सिर्फ पढ़ा जाए या किताबों से बाहर भी झांका जाए, आत्मविश्वास कैसे लाया और बढ़ाया जाए, ऐसा व्यक्तित्व कैसे गढ़ा जाए कि उस आधे घंटे के भीतर हम इंटरव्यू पैनल के सदस्यों को सम्मोहित कर पाने में सफल हो जाएं। इसके लिए सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य आखिर किस आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम जितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं उसी के अनुपात में हमें अंक मिलते हैं। यह इंटरव्यू को लेकर व्याप्त सबसे बड़ा भ्रम है। सच तो यह है कि कुछ लोग लगभग सभी सवालों के सही जवाब देने के बावजूद 20 से 25% अंकों पर अटक जाते हैं, जबकि कुछ उम्मीदवार 10 से अधिक प्रश्नों के उत्तर में सॉरी बोलने के बाद भी 65 से 70% तक अंक अर्जित कर लेते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि आखिर किन कसौटियों के आधार पर इंटरव्यू में अंक मिलते हैं। क्या यह चेहरे की सुंदरता और ड्रेसिंग सेंस से तय होता है? क्या सदस्य हमारी भाषा शैली और हाव भाव से हमारा मूल्यांकन करते हैं? क्या अंकों का सीधा संबंध हमारे उत्तरों की गुणवत्ता से होता है? क्या जीवन और विभिन्न मुद्दों के प्रति हमारा नज़रिया इसमें केंद्रीय भूमिका निभाता है? सच बात यह है कि ये सभी चीज़ें संयुक्त रूप से इंटरव्यू बोर्ड पर असर डालती है। हालांकि यह दावा करना कठिन है कि इनका अनुपात क्या होगा। हर उम्मीदवार के मामले में इन तत्वों का अनुपात अलग अलग हो सकता है। संभव है कि कोई उम्मीदवार तथ्यों में कमज़ोर हों, दिखने में कम आकर्षक हों, पर अपने सुलझे हुए दृष्टिकोण की बदौलत बोर्ड पर ठीक ठाक प्रभाव कायम करने में सफल हो जाए। इसी तरह यह भी संभव है कि कोई उम्मीदवार अपने आकर्षक चेहरे, प्रभावी ड्रेसिंग, कौशल तथा जादुई अभिव्यक्ति सामर्थ्य के सहारे अपनी ज्ञान संबंधी कमियों को एक हद तक ढकने में कामयाब हो जाएं। इसके लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार सर्वप्रथम अपने बेहतर व कमज़ोर पक्षों की पहचान कर ले, कमज़ोर पक्षों को सुधारने का निरंतर प्रयास करे और इंटरव्यू के समय कोशिश करे कि बेहतर पक्ष ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए, जबकि कमज़ोर पक्ष यथासंभव छिपे रहे। सामान्यतः जिस कसौटी पर इंटरव्यू में अंक तय होते हैं वह सिर्फ यह है कि उम्मीदवार की उपस्थिति में बोर्ड के सदस्यों ने कैसा महसूस किया। उन्हें इंटरव्यू का समय पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा या उन्हें पता ही नहीं चला कि समय कब गुजर गया। उन्हें सिर्फ बताने का मौका मिला या कुछ नया सीखने का भी। उन्हें रोचकता का अनुभव हुआ या निरसता का। उन्हें उम्मीदवार के उत्तरों में घिसी पिटी बातें मिली या कुछ नया और मौलिक भी मिला। उन्हें उम्मीदवार डिंग हाँकने वाला और झूठा लगा या ईमानदारी से अपनी कमियां स्वीकार लेने वाला विनम्र और सच्चा व्यक्ति लगा। ये सब चीज़ें मिलकर उस अनुभूति या मूड का निर्माण करती है जो उम्मीदवार का परिणाम तय करता है। फिर भी अगर इन तत्वों का अनुपात तय करना ही है तो मैं कहूँगा कि आकर्षक चेहरा और ड्रेसिंग सेंस शायद 5 से 10% से अधिक फायदा नहीं पहुंचाते होंगे। हाँ, अगर ड्रेसिंग सेंस बहुत खराब हों
तो यह ज़्यादा नुकसान कर सकता है। अभिव्यक्ति कौशल की भूमिका इससे ज़्यादा होती है। बहुत अच्छी अभिव्यक्ति क्षमता आपको 20 से 25% तक का फायदा पहुंचा सकती है, तो इसका अभाव इतना या इससे अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। अगर बोर्ड के सदस्य परिपक्व हों तो उम्मीदवार की तथ्यात्मक जानकारी भी 10 से 15% से ज़्यादा असर नहीं डालती है। हाँ, अगर उम्मीदवार अपने क्षेत्र से संबंधित एकदम सरल प्रश्नों के उत्तर ना दे पाएं तो नुकसान ज़्यादा अवश्य हो जाता है। सबसे अधिक महत्व होता है उम्मीदवार के नज़रिए का, अर्थात किसी मुद्दे पर वह कितने व्यापक और संतुलित तरीके से सोच पाता है, किसी नई और तात्कालिक समस्या को सुलझाने के लिए सही और त्वरित निर्णय कर पाता है या नहीं, मुद्दे के व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्षों और उनके अंतर संबंधों को कितनी गहराई से समझ पाता है इत्यादि। उम्मीदवारों को हमारा यह सुझाव होगा कि जब आप भी किसी विवादास्पद मुद्दे पर विचार करें तो तटस्थ होकर उसके दोनों पक्षों की गहराई में जाएं। विचार करते समय अपने हितों और नुकसानों का चेतना पर हावी न होने दें। कागज पर वह विषय लिखकर 2 हिस्सों में पक्ष और विपक्ष के तर्क व तथ्य नोट करें। ज़्यादा तर्क ना सूझे तो इंटरनेट का सहारा लें। दोस्तों से उस मुद्दे पर वाद विवाद या विमर्श करें। अंत में 2-3 वाक्यों में अपनी राय लिख लें। जब आप यह प्रक्रिया 15 बार दोहरा लेंगे तो खुद पाएंगे कि आपका नज़रिया संतुलित तथा पारंपरिक होने लगा है और आपके अंदर अद्भुत आत्मविश्वास का विकास हुआ है। अब आज के इस भाग में अंतिम रूप से और भी कुछ बिंदुओं पर नज़र डालते हैं, जैसे कि इंटरव्यू की तैयारी के विविध पक्ष क्या क्या हैं। इंटरव्यू की तैयारी को लेकर कुल 4 पक्ष हम निर्धारित कर सकते हैं। पहला ज्ञान पक्ष, दूसरा दृष्टिकोण पक्ष, तीसरा अभिव्यक्ति पक्ष और चौथा वेशभूषा आदि की तैयारी को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी दोनों की अपनी वेशभूषा है, तो हम प्रयास करेंगे अगले भाग में आगे की इन बातों पर और भी चर्चा करने का। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।